देंगे कभी। अकरेंस ऑफ मेटल को दूसरा नाम क्या है? मेटलर्जी है। मेटलर्जी का मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है। मेटल्स एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है? तो मिनरल से करते हैं पहले बात, ठीक है। मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि जो माइंस के अंदर मिले, अर्थ क्रस्ट में मिले, ठीक है, जो नेचुरली अवेलेबल हो। नेचुरली मतलब कैसा? नेचुरली अवेलेबल कैसा कैसा मिलता है? या तो अर्थ के अंदर मिलता है या फिर एनवायरनमेंट में होता है, हाँ, तो इस तरह का। तो अर्थ के अंदर खुदाई करके मिलने वाला चीज़ को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। माइन से, माइन से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग उसको मिनरल बोलते हैं। बट उससे हम लोग अगर मेटल निकाल रहे हैं और वो मेटल निकालने का जो प्रोसेस है उसमें खूब सारा पैसा लग रहा है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, और इजी नहीं है वो मेथड, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस। तब उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मिनरल से मेटल निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर किसी मिनरल से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्सट्रैक्ट करते टाइम वो बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टिंग भाग जा रहा है, और वो प्रोसेस भी बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, तब उसको बोल रहे हैं हम लोग कि मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मिनरल मिल जाए, कोई ऐसा पर्टिकुलर मिनरल मिल जाए जो कि जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या रहे? फिजिबल रहे, मतलब ईजी रहे, और क्या रहे? प्रॉफिटेबल रहे, तो वैसा मिनरल्स को ही हम लोग नाम देते हैं क्या? ओर्स, ठीक है। तो ओर्स क्या होता है? एक तरह एक ऐसा मिनरल होता है, ओर्स इज अ स्पेशल तरह का मिनरल जिसमें मेटल का जो संख्या होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब मोर देन 60% बोल सकते हो, जिससे हम लोग का अब निकालना आसान होगा। अब ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा तो प्रॉफिटेबल भी होगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें मान लो अगर निकल भी रहा है कि मान लो एफी निकाल रहे हो, बट एफी बहुत कम परसेंटेज निकल रहा है, तो जितना का खर्चा कर लिए तुम लेबर रखने में, ब्लास्ट फर्नेस लगाने में, फलना ठिकना जो भी करोगे, मार्केटिंग वार्केटिंग करने में, बट निकला छोट थोड़ा एकदम हल्का सा मेटल, क्या फ़ायदा होगा? खर्चा उतना ही रह गया और निकला छोट बहुत कम चीज़। बट इसमें क्या होगा? सेम खर्चा में तुम ज़्यादा मेटल निकाल पा रहे हो, तो अब प्रॉफिटेबल रहेगा तुम्हारा बिजनेस। तो इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब बात ये समझ में आ गया? इसको लिख लो पहली बात तो। प्रोसेस है मेटलर्जी का, 5 प्रोसेस है। क्या क्या है? मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का 5 प्रोसेस रहता है, 5 प्रोसेसेस। फर्स्ट प्रोसेस रहता है इसका क्या? तो क्या बोलेंगे हम लोग? ग्राइंडिंग ऑफ मेटल्स। नहीं नहीं, रोस्टिंग वोस्टिंग नहीं, पहला हम लोग ग्राइंड करते हैं मेटल को। नहीं नहीं, चुप रहो, अभी हम सब बता रहे हैं। ग्राइंडिंग ऑफ मेटल्स का दूसरा नाम एक और है, क्रशिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स नहीं लिखना चाहिए, ओर्स, क्रशिंग ऑफ ओर्स। क्रशिंग ऑफ ओर्स में क्या करते हैं हम लोग, क्रशिंग में या फिर ग्राइंडिंग में, कि बड़ा बड़ा चट्टान होता है ना माइंस का, अब वहाँ पे डायनामाइट से फोड़ा जाता है मान लो, तो बड़ा बड़ा चट्टान गिर के निकल गया। अब उसको एक यूनिफॉर्म ताकि लेके जाया जा सके, अलग से उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। जैसे तुम लोग कभी ट्रक देखते होगे, बहुत सारा सामान लेके जाता है, वो लोग जनरली आयरन का ओर्स रहता है, बट उसका साइज़ देखोगे तो एवरेज साइज़ इस साइज़ का रहेगा, बहुत पत्थर वाला साइज़ का। बट वो जब निकलता है माइन से, बड़ा बड़ा चट्टान निकलता है, तो वहीं पर लगा रहता है क्रशर मशीन। क्रशर मशीन क्या करता है? इसको क्रश करता है और सेम इक्विवेलेंट साइजेस में, स्टोन्स के साइजेस में उसको निकाल देता है। उससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, मतलब ज़्यादा चीज़ निकल। अब मान लो एक बड़ा चट्टान है, उसको अगर लेके जा रहे हो तो एक तो सेंटर ऑफ मास अच्छा नहीं रहेगा, ट्रक व्रक पलटने का दिक्कत है। अगर छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा तो पूरा में भरा जा सकता है, और ट्रक का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक जगह होगा बीचों बीच, तो ट्रक को स्टेबल रखेगा वो, इसलिए करना ये ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली क्या बोलेंगे, इसमें क्या करते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म साइज बनाते हैं ऑफ ओर्स, बस यही काम है इसका, और कोई काम नहीं है। ये भी क्या क्यों किया जाता है, रीज़न क्या है? तो बोल सकते हैं एक्सीडेंट बचाने के लिए और कॉस्ट कटिंग करने के लिए। कॉस्ट कटिंग कैसे? तो मान लो ट्रक अगर टुकड़ास लेके जा रहा है ना बहुत सारा, तो उसमें एक साथ में बहुत सारा ज़्यादा टुकड़ा लेके जा सकता है, बट अगर चट्टान के रूप में लेके जाए, बड़ा बड़ा पत्थर लेके जाए, ज़्यादा नहीं लेके जा पाएगा। तो अब मान लो जो 1 टन लेके जाना है उसको, अब 1 टन लेके जाने में बड़ा चट्टान लेके जाएगा ना, तो 2 बार ट्रिप करना पड़ेगा, आना जाना। अब मान लो हो रहा है माइनिंग झारखंड में और प्लांट कोई बैठा है गुजरात में, झारखंड के माइन से जा रहा है वो गुजरात ट्रक, अब 2 बार आना जाना करेगा, कितना कॉस्ट भागेगा? बहुत ज़्यादा। उस कॉस्ट कटिंग मतलब प्रॉफिटेबल कराने के लिए सब करना पड़ता है, ठीक है। तो क्रशिंग हम लोग का सिलेबस में उतना खास पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल चीज़ है। दूसरा जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस हो गया ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स या फिर क्रशिंग ऑफ ओर्स, ठीक है। सेकंड प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। हाँ बोलो, किसमें, किसको? सेकंड वाले को? हाँ, सेकंड वाले को एनरिचमेंट बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। वो बुक में यही वाला यूज़ होगा, और ये सिलेबस में अच्छा खासा पढ़ना भी है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यही वर्ड यूज़ किया जाता है बुक में, जनरल बुक्स में। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं,
जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है, एक है ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। इसका एक और नाम है हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन। ये हम बताए थे कि कैसा तरह का होता है, पूरा एक मॉडल बताए थे उसका। एक तरह का बड़ा सा सीव काइंड ऑफ होता है जिसमें छाना जाता है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या रहता है, एक अनबैलेंस्ड मोटर रहता है। अनबैलेंस्ड मोटर जब घूमता है तो वो पूरा हिलने लगता है, वाइब्रेट करता है पूरा। और वाइब्रेट, हाँ वाइब्रेट करता है तो वही वाला काम करता है जो ह्यूमन कर सकता है। जब तुम लोग घर बनाते हुए देखो बालू को करता होगा, वही वाला काम वो एक मशीन कर देता है, जिससे क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन होता है। एक और तरीका है इसका, सुन लो, कि इस तरह का एक वेज काइंड ऑफ रहता है, बड़ा सा मशीन, और यहाँ पे बहुत सारा ग्रूव्स बना हुआ रहता है, इस तरह का ग्रूव्स, सीढ़ी टाइप का, ऐसा मान लो, ऐसा। इसको हाइड्रोलिक वाशिंग भी बोलते हैं या ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। और यहाँ से क्या किया जाता है, एक वाटर जेट दिया जाता है, वाटर जेट, ठीक है। और यहाँ से मान लो ड्रॉप किया जा रहा है तुम्हारा ओर्स को या मिनरल्स को, ओर्स ही बोलते हैं क्योंकि ओर्स ही हम यूज़ करेंगे। ओर्स को जब हम लोग यहाँ पे फेंक रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन चीज़ है, प्योर ओर्स भी है, और साथ में क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है, मतलब गैंग बोल सकते हैं जिसको, इम्प्योरिटीज़ में कौन कौन रहता है, तो रॉक्स रह सकता है जो ओर्स नहीं है, सिर्फ रॉक है, ठीक। इसके अलावा और क्या रह सकता है, इसके अलावा प्लास्टिक वगैरह भी रह सकता है जो कि आ चुका होगा कैसे भी करके, धूल मिट्टी हो सकता है जिसमें कोई मेटल का पोर्शन है ही नहीं, तो वो सब चीज़ क्या होगा, आ जाएगा इसमें। जैसे ही ये निकलेगा यहाँ से, पानी यहाँ से चलेगा तो कुछ चीज़ चला जाएगा नीचे और कुछ चीज़ यहीं पे फंस के रह जाएगा। अब बात ये बताओ कि कौन कौन सा चीज़ फंस जाएगा, कौन कौन सा चीज़ आ जाएगा नीचे, वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे है डेंसिटी का खेल। यहाँ पे ये वाला प्रोसेस कब किया जाता है, जब डेंसिटी में डिफरेंसेस हो। नंबर 1 वाला कब किया जाता है, जब डिफरेंस इन क्या हो जाए, डिफरेंस इन डेंसिटी। जब तुम्हारा गैंग का या फिर इम्प्यूरिटी का और ओर का डेंसिटी में हल्का फुल्का क्या रहे, डिफरेंस रहे, अलग अलग रहे, तब हम लोग किसका काम करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन का काम करते हैं। बात समझ में आया। अगर जो ज़्यादा ग्रेविटी वाला होगा, ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा, वो लोग नहीं जाएगा नीचे, हल्का नहीं होगा, वो भारी सा होगा, तो वो लोग रह जाएगा, अटक जाएगा। यहाँ पे बड़ा बड़ा मान लो लोहा का पीस है, आयरन का ओर है, आयरन का ओर बहुत भारी होता है, देखने में लगता है मिट्टी जैसा, पत्थर जैसा, बट ऐसे हाथ में लोगे ना, अच्छा खासा भारी लगेगा, देखने में एकदम लगेगा मिट्टी है। समझ में आ रहा है। लाल कलर का रहता है, रेड कलर का आयरन का ओर। वहाँ पे जहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस लोग होता है, वहाँ पे आयरन का ओर आता है और उससे निकालता है, ये लोग क्या बोलते हैं, आयरन निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उसी को बेचता है। तो वहाँ पे जो भी ये लोग हैं ना, मतलब जो अनपढ़ लोग होता है, लेबर लोग, वो लोग बोलता है कि जो मालिक है यहाँ का, वो मिट्टी से लोहा बना रहा है। वो लोग ऐसा लगता है क्योंकि वो मिट्टी का शेप में होता है, मिट्टी का कलर भी होता है, मिट्टी जैसा दिखता है, और निकाल रहा होता है क्या, सोना नहीं, मतलब आयरन निकालना होता है, एक तरफ से मिट्टी एक तरफ से सोना वाला हिसाब होता है। तो यहाँ पे जो हायर डेंसिटीज़ है, हायर डेंसिटी वाला सब्सटेंस, वो और भी हो सकता है, इम्प्योरिटी भी हो सकता है, ठीक है। हायर डेंसिटी का जो भी रहेगा वो फंस के रह जाएगा ग्रूव्स में, वो रह जाएगा कहाँ पे, ग्रूव्स में। और जो लोअर डेंसिटी का होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, वो वाश हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ग्रेविटी सेपरेशन किस प्रिंसिपल से किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डेंसिटी, ठीक। दूसरा लिख लेना, रुक जाओ, दो दो करते हैं, जगह खत्म होगा उसके बाद लिख लेना। ग्रेविटी सेपरेशन के बाद तुम लोग पढ़ोगे क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये भी है सिलेबस में, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये किस पे बेस्ड है, जैसे ये वाला डिफरेंस इन डेंसिटी पे बेस्ड है, वैसे ही ये वाला किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो कोई कोई और होता है जो फेरोमैग्नेटिक और होता है, या फिर बोल सकते हो फेरस, हाँ फेरस ओर्स रहता है, जिसमें आयरन का संख्या होता है, सिलिकॉन का संख्या हो सकता है, तो वो सब क्या है, मैग्नेट से अट्रैक्टेड होगा। तो इस तरह का एक बनाया जाता है सेटअप, इस तरह का एक सेटअप बनाया जाता है, बेल्ट वाला, कन्वेयर बेल्ट वाला, बहुत बढ़िया। इस तरह का एक सेटअप बनाया जाता है। ये सब दोनों क्या है, मोटर है, व्हील है, ये ऐसे घूम रहा होगा, हाँ, और यहाँ पे क्या रहता है, शूट रहता है, या फिर बोल सकते हो जो हाँ जैसे आयरन और गिरता है, या फिर जो भी है, जो भी और होगा वो गिरेगा। और इस तरह पे यहाँ पे कहीं लगा रहेगा तुम्हारा क्या, मैग्नेट। यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ लगाता है मैग्नेट, इस जगह पे ये मैग्नेट लगा हुआ है। यहाँ पे और सारा गिर रहा है, और ये मोटर जैसे चालू कर दिया, आगे घूम रहा है ना, तो यहाँ पे गिरते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा,
थोड़ा सा स्पीड रहता है इसका अच्छा खासा। तो क्या होता है उससे, जो मैग्नेटिक ओर रहता है वो चिपक के आ जाता है और यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे एक बनता है तुम्हारा हिप, ठीक है। और जो मैग्नेटिक नहीं रहता वो ऐसे इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ जाता है और आगे जाके यहाँ पे एक हिप बनता है, दो हिप बनता है। ये है कि मैग्नेटिक ओर वाला हिप, और ये है जो गैंग पार्टिकल्स है, इम्प्यूरिटीज है, वो यहाँ आ गया। समझ में आया? आया? तो यही है मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं इसको। ये किस प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। ये दोनों लिख लो, अभी और है। हम्म हम्म तो सारे इम्प्योरिटीज रहता है कि मतलब कुछ तो जाता होगा कि पूरा कंप्लीटली वो प्योर हो जाता है? नहीं, कंप्लीटली प्योर नहीं, एक्सट्रैक्शन अभी तक हुआ नहीं है, कंसंट्रेशन हो रहा है अभी, ये एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ। एक्सट्रैक्शन अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी मान लो अगर आयरन का तुम ओर लेके आए Fe2O3, उसके साथ साथ कुछ कुछ क्या है, धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी होगा, साथ में कुछ प्लास्टिक्स होगा, साथ में कुछ रॉक्स होगा, इस तरह का चीज़। तो ये सब हटेगा बस। आयरन अभी तक आया नहीं, Fe नहीं आया, आयरन का ऑक्साइड ही है, और ही है अभी तक, बट और को भी हटा रहे हैं बाकी सब चीज़ों से। बात समझ में आ रहा है? और एकदम आयरन कब मिलेगा? जब हम लोग लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में पहुंचेंगे। पहला है हम लोग का ग्राइंडिंग, हो गया। दूसरा है कंसंट्रेशन, नहीं हुआ अभी, कंप्लीट नहीं हुआ, करेंगे इसको। नंबर थर्ड में क्या है? थर्ड प्रोसेस क्या होता है? फोर्थ फ्लोटेशन नहीं, कंसंट्रेशन का वो पार्ट है। एक्सट्रैक्शन का बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन का जो 5 मेथड होता है वो क्या क्या है? एक्सट्रैक्शन का ही, अच्छा एक्सट्रैक्शन बोल रहा थर्ड में, भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, उसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग कैल्सिनेशन, रोस्टिंग कैल्सिनेशन क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्जन ऑफ ओर्स, कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू इट्स क्या, टू इट्स ऑक्साइड्स। ये थर्ड प्रोसेस है। नंबर फोर्थ प्रोसेस है तुम्हारा क्या? रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का हटाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और फिफ्थ प्रोसेस है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, या फिर सिर्फ सिंपल बोल सकते हो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग बोल सकते हो। ये लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। पहला प्रोसेस में कुछ खास है नहीं, उतना ही था। दूसरा प्रोसेस में जो कंसंट्रेशन चल रहा था हम लोग का, उस कंसंट्रेशन में है क्या क्या पढ़ना। पहला पढ़ना था हम लोग को वो हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन, 4 है शायद। नहीं नहीं, ग्रेविटी को ही हाइड्रोलिक बोलते हैं। पहले वाला में क्या दे रहा था? अरे आप दो बताए ना, उसमें पहले ग्रेविटी देते हैं, फिर अगला बताया कि ग्रुप रहता है, फिर पानी देते हैं। पहले वाला पानी देते ही हैं सब में, जो तुम्हारा वो बोलता है ना वाइब्रेट वाला जो हिलता है, उसमें भी पानी देते हैं। हाँ, उसमें मतलब अगर छोटा मोटा प्लांट रहेगा तो ऐसे हाथ से मैनुअली पानी छीटेगा वो, और नहीं तो पानी का स्प्रे रहता है अच्छा प्लांट से। पानी नहीं तो फिर धूल उगता है, और दूसरा बात कि वो भी वो से प्रेशर नहीं देगा तो अच्छा से छूटता नहीं है, वो भी दिक्कत है। पानी देना जरूरी है। उसके बाद एक करते हैं हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। और चौथा है तुम्हारा वो जो पढ़े थे तुम लोग, केमिकल सेपरेशन। हाँ, केमिकल सेपरेशन को ही तुम लोग लीचिंग बोलते हो। केमिकल सेपरेशन को ही क्या बोलते हैं? केमिकल में बहुत सारा होता है, जिसमें पढ़ना हल्का सा है लीचिंग, वो भी डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, पूरा रिएक्शंस वगैरह नहीं पढ़ना है, खाली जानना है लीचिंग होता क्या है। लीचिंग में वो ये एल्यूमिनेट वाला करवाए थे क्या, रिएक्शन लिखवाए थे क्या? वो AL है, AG है, बस वो लिखवाए थे, बस इतना ही लिखवाए थे और कुछ भी नहीं लिखवाए थे। अच्छा, रिएक्शन नहीं करवाए थे, ठीक है, वो नहीं भी कराएंगे। ठीक है, सुनो अभी, हाइड्रोलिक हो गया, ओ हाँ, करा के एल्यूमिनेट वाला कराए थे, NaAlOH होल ट्वाइस। हाँ हाँ हाँ, यही यही। मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, मेन मेन चीज़ लिख लो यहाँ पे, कि तुम्हारा जो हाइड्रोलिक सेपरेशन है वो किसके बेसिस पे होता है? डिफरेंस इन डेंसिटी। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड रहता है। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होना चाहिए इसमें? हाँ, इसमें जो तुम्हारा ये रहता है ना और साथ में जो उसका इम्प्योरिटीज रहता है, दोनों में से कोई एक पोलार होना चाहिए और दूसरा नॉन पोलार होना चाहिए।
दूसरे बात में बोलो तो कोई एक हाइड्रोफोबिक होना चाहिए या फिर एक हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। बात समझ में आया? इस चैप्टर से हम लोग वो नहीं पढ़े, बताइए। हाँ, ये वाला चैप्टर में हम लोग हाइड्रोफोबिक और फिजिक पढ़े नहीं। अच्छा तो बताइए। इसलिए पोलर नॉन पोलर बोलते हैं, सही रहेगा। या फिर एक ऐसा बोल देते हैं कि एक ऑयल रहे और एक वाटर लविंग रहे, एक ऑयल लविंग रहे, ये चलेगा। पोलर नॉन पोलर भी बोलेंगे, दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। अब नहीं होगा, अब तो पढ़ लिए ना, तो रिवीजन चल रहा है ना। ये पोलर नॉन पोलर रहे या फिर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट रहे। सबको याद है पोलर नॉन पोलर क्या होता है? पोलर मतलब जिसमें प्लस माइनस आयंस में ब्रेक करता हो, और नॉन पोलर मतलब जिसमें आयंस में ब्रेक ना करता हो। ये जनरली कौन कौन रहता है? ऑयल लोग रहता है, वेजिटेबल ऑयल सब। और पोलर में क्या रहता है? सारा ही रहता है। तो हम लोग जनरली किसका बात करेंगे यहाँ पे? वाटर का बात करेंगे, ठीक है। तो पोलर वाला वाटर लविंग होता है, नॉन पोलर वाला वाटर हेटिंग होता है। अनबैलेंस वाला ही इसी में, हाँ वो उसी में है, हाइड्रोलिक नहीं है। नंबर 5 जो केमिकल सेपरेशन है वो किस में यूज़ करते हैं? बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी। ये भी लिखवाए थे सारा हम। सोल्यूबिलिटी पे बेस्ड होता है, मतलब एक जो कंपाउंड होता है, मतलब और या फिर ये तुम्हारा इम्प्योरिटी, उसमें से एक सोल्यूबल रहता है पानी में, घुल जाता है, दूसरा नहीं घुलता होगा, ठीक है। तब हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। बस इसको लिख लो अच्छे से एक बार, थोड़ा ये वाला थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये और ये करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का ही नंबर 3 जो कि है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, इसमें क्या करते हैं ना, जैसे तुम लोग घर में कभी वो बनते हुए देखे हो, क्या बोलते हैं जिसमें बटर निकालते हैं और छाछ निकलता है अलग से? हाँ, घी भी बटर, अरे वो नहीं, मक्खन। मक्खन कैसे निकाला जाता है वो पता है ना? क्या है, इस मेथड का नाम क्या है? बिलोना मेथड। हाँ, उसका नाम बिलोना मेथड है। तो हाँ, जैसे मान लो कोई भी, जैसे कि दूध ही है, मिल्क ही है। मिल्क एक्चुअली क्या है? मिल्क एक्चुअली क्या, हाँ अरे वाह गजब, तुमको पता है मिल्क एक्चुअली दूध है। मिल्क एक्चुअली क्या है? ये कोलोइडल सब्सटेंसेस है। क्या न्यूट्रिएंट्स पता है इसका क्या क्या होता है? सारा मतलब इतना पता है कि सारा रहता है उसमें। सारा अमीनो एसिड्स रहता है इसमें? अरे बचपन में पढ़े थे, बचपन में तो नहीं पता है तुमको फिर। जितना एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है सारा इसमें नहीं पाया जाता, वो बस पाया जाता है नॉन वेजिटेरियन में। ये तो फिर तुमको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम कुछ 1 से 2 अमीनो एसिड से तुम वंचित रह जाओगे, नहीं मिलेगा तुमको। सप्लीमेंट मतलब कोई भी प्रोटीन पाउडर जो होता है, या फिर कुछ विटामिन या मिनरल्स जैसे जिंक। सर सारा नहीं मिलता। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है सोयाबीन और मिल्क भी, बट सारा नहीं मिलता है। फिश में भी है, एक एक्स्ट्रा है ओमेगा 3 वाला फैटी एसिड्स, बाकी और भी कुछ नहीं है जो मीट में पाया जाता है बस। चलो ठीक है, तो मिल्क एक्चुअली क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें क्या क्या रहता है? मिल्क में ऑयल रहता है, ठीक है, और वाटर भी रहता है। हाँ आ रहे ऑयल भी रहता है और वाटर भी रहता है। जैसे ही इसको हम एजिटेट करते हैं, ऐसे ऐसे करके मथते हैं इसको, ठीक है, तो इससे एक झाग निकल के आता है। झाग जो होता है वो ऑयल वाला पार्ट होता है, ये वाला ऑयल वाला पार्ट होता है, और बाकी जो पार्ट बच जाता है वो वाला वाटरी सब्सटेंस जो है, हाँ विदाउट ऑयल वाला पार्ट बच जाता है। ये वाला जो ऑयल वाला पार्ट है, यही वाला तुम्हारा क्या है? नॉन पोलर। यही वाला है नॉन पोलर, जो वाटर से हेट करता है, इसलिए क्या हुआ, वो निकल लिया, वाटर से दूर निकल लिया, वाटर हेटिंग है। और जो वाटर लविंग है, वाटर लविंग के साथ रह गया यहाँ पे। ये बात समझ में आया? तो ये प्रोसेस जनरली किस के साथ किया जाता है? एक पोलर एक नॉन पोलर। अगर मान लो यहाँ पे जो ओर है वो ये झाग है, ये ऑयल है, तो वो निकल के आ जाएगा बाहर, और जो इम्प्योरिटीज है वो रह जाएगा, ठीक। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो ओर है यहाँ रह गया, और झाग जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर चला गया, तो भी चलेगा। इससे ज़्यादा अच्छा मिल्क से बहुत सारा होता है। मिल्क ही है बोल सकते हो, बट ये और में काम नहीं आएगा। हाँ, जनरली उसमें ऑयल रहेगा और कुछ बात नहीं है। जैसे मान लो किसका सल्फाइड ओर्स, जनरली वही रहता है। जितना भी सल्फाइड ओर्स रहता है ना, उसमें ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। उसमें ऑयली सब्सटेंस रहता है जो कि झाग करके बाहर निकल जाता है, और रह जाता है बाकी का पार्ट, जिसको हम लोग छान वान के फिर कंडेंसेट करके निकाल लेते हैं। स्टेपलर है, बट रुक जाइए, देखना पड़ेगा। अच्छा तुम्हारे पास है? हाँ, लिखो इसको जल्दी, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें यही बस डायग्राम बनाओ,
इसमें ये डायग्राम बनाओ और ये ऑयल और अलग हो जाता है, ऑयल सेपरेट हो जाता है, ऑयल सेपरेशन हो जाता है बस इससे, और कहीं नहीं। हाँ बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बोल सकते हो अगर इसमें ये कुछ चीज़ इस तरह से इसको वर्लिंग इफेक्ट दिया जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगेशन किसी भी चीज़ को बोल सकते हो। जैसे मान लो तुम लोग हवाई लड्डू कभी खाए हो, वो बनता है वैसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन। हवाई मिठाई पिंक कलर का आता है ना। नहीं अब डीपीएस वाला नहीं पता हमको। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा कोई भी चीज़ को बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा कोई भी चीज़ को बोलते हैं जिसको अगर मिल रहा है घुमा के सेंट्रीपिटल फोर्स देके बस। केमिकल सेपरेशन देखो नंबर 4 वाला, जिसको लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक केमिकल सेपरेशन होता है ये कब यूज़ करते हैं, जब सोल्यूबिलिटी, केमिकल रिएक्शन होता है ये केमिकल सेपरेशन, सोल्यूबिलिटी में जब डिफरेंस हो तब इसका काम यूज़ करते हैं सोल्यूबिलिटी डिफरेंस में। जनरली ये जो किया जाता है वो बॉक्साइट ओर के लिए किया जाता है, बॉक्साइट ओर के लिए, मतलब एल्यूमिनियम को कंसनट्रेट करने के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम मान लो गैंग के साथ यहाँ पे है Al2O3 विथ XH2O कुछ रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, साथ में कुछ गैंग पार्टिकल्स रहता होगा, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, यहाँ पे गैंग पार्टिकल्स भी है, साथ में हम उसको ट्रीट करते हैं NaOH से, ठीक। तो इसमें बनता क्या था, याद है किसी को? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता था एक, उसका नाम होता था सोडियम एल्यूमिनेट, बस इतना भी याद रखोगे चलेगा। बट अब तुम लोग को अगर फॉर्मूला भी जानना है तो ऐसे याद रखना, Na फिर होल Al टॉयस क्या होता है, ये वाला है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। इस सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग फर्दर, ये स्टेप 1 था, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसी सोडियम जो एल्यूमिनेट दिख रहा है इसी को पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, तो उससे क्या होता है, एक सॉल्यूशन मिलता है जिसमें से CO2 गैस रिलीज होता है और Al2O3 का क्या बन जाता है, PPT बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। जो प्रेसिपिटेट बनता है उससे जो पानी वानी है वो सब गैंग में चला जाता है और ये तुम्हारा Al2O3 मतलब बॉक्साइट और सही वाला रह जाता है, ठीक है। साथ में जो गैंग होता है वो पानी के साथ रह जाता है तुम्हारा, विथ वाटर या CO2 के साथ। ये वाला जो Al2O3 है इसी को हम लोग सेपरेट करके रख लेते हैं, ये हम लोग का प्योर वाला ओर है, कंसनट्रेटेड ओर। ये कंसनट्रेटेड क्या है, ओर है। ये देखना कॉपी में पहले भी लिखा होगा। प्रोसेस, पहला प्रोसेस का नाम जल्दी बताओ, ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा प्रोसेस क्रॉस फ्लोटेशन मेथड। चौथा अभी पढ़े लीचिंग। लीचिंग जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो बॉक्साइट ओर के लिए। सल्फाइड यूज़ किया जाता है किसमें, क्रॉस फ्लोटेशन के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हम लोग का चौथा फोर्थ है एक्सट्रैक्शन का पार्ट, कंसंट्रेशन हो गया ना, थर्ड में क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्सन करते हैं, कन्वर्सन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, इनटू इट्स ऑक्साइड्स, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, हाँ, इनटू इट्स ऑक्साइड, इनटू देयर कर रहे हैं, अच्छा, इनटू देयर ऑक्साइड्स, ठीक है, सही बात है। हाँ ऐसे कौन बोलता है, ऐसे हाथ उठा के बोला पढ़ाई है। चलिए स्टार्ट कीजिए, क्या है कन्वर्सन ऑफ ओर में दो ही प्रोसेस है। जब भी किसी ओर को हम लोग उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऑक्सीजन देने को ही क्या बोलते हैं, या तो रोस्टिंग बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। यही दो प्रोसेस है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। अब रोस्टिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस। और ये वाला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब दोनों को हीट करता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हीट करते हैं, हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी हीट करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस चीज़ को याद नहीं भी रखोगे चलेगा। अब नहीं, कैसे हम बता रहे हैं, वही चीज़ बता रहे हैं। जैसे रोस्टिंग यूज़ होता है किसके लिए बताओ, सल्फाइड ओर के लिए यूज़ होता है ये, सल्फाइड ओर। अब सल्फाइड ओर जैसे मान लो कि कोई भी सल्फाइड ओर बोलो, कोई भी सल्फाइड ओर, ZnS, ओके, जिंक सल्फाइड, ठीक है, H2S भी चलेगा। जिंक सल्फाइड है मान लो, इसमें ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, इसको अगर हीट कर दोगे तो कहीं से भी ऑक्साइड बन पाएगा,
तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा ना इसमें, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या बन पाएगा, ZnO बन पाएगा, जिंक ऑक्साइड बन पाएगा। तो सिंपल सा बात है, याद रखना कि रोस्टिंग सल्फाइड और के लिए होता है, और सल्फाइड में वो होगा नहीं, वो होगा नहीं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला किसके लिए प्रेजेंस में करते हैं, तो ऐसे याद रखना कि कैल्सिनेशन का Ca मतलब कार्बोनेट और के लिए करते हैं ये, तो ये भी अगर याद कर लो तो भी चलेगा। कार्बोनेट और मतलब क्या होगा, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो CaCO3, इसमें हीट करेंगे, क्या ऑक्सीजन देना पड़ेगा इसको अलग से? नहीं, ऑक्सीजन इसके पास ऑलरेडी है, हीट करोगे तो अपने आप क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। तो ऑक्साइड तो हो ही गया ना कन्वर्ट, कार्बोनेट में था, ऑक्साइड में करने के लिए ऑक्सीजन इसके पास था ऑलरेडी अवेलेबल, इसलिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम चल जाता है। ये बात समझ में आया? तो इसलिए इसको याद रखने का जरूरत नहीं, याद रखना खाली कैल्सिनेशन का यहाँ पे कार्बोनेट और, तो ये कार्बोनेट, तो दूसरा क्या होगा, सल्फाइड। तीन ही तरह का और होता है, कार्बोनेट और होता है, सल्फाइड और होता है, और ऑक्साइड होता है। तो जो ऑक्साइड है उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बचा कार्बोनेट और सल्फाइड। कैल्सिनेशन का कार्बोनेट, जो बचा वो सल्फाइड। सल्फाइड में ऑक्सीजन रहता नहीं है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बोलो। कार्बोनेट वाले में हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आ जाएगा। हाँ हाँ, हाइड्रोजन वो भी आ जाएगा, NaCO3 भी आ जाएगा, उसमें भी ऑक्सीजन है। सल्फाइड तो अब करना पड़ेगा क्या, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम लोग हमेशा पहले ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं, रीजन बता सकते हो, बोलो। क्योंकि मेटल को ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी हाँ, इजी होता है, प्रॉफिटेबल होता है, इकोनॉमिकल होता है। जब हम बोल रहे हैं तब मत बोलो ना, तो अभी दिक्कत होगा ना उनको, उनके लिए बोल रहे हैं। आपका थोड़ा डांटने का तरीका कैजुअल है, बात तो सही है। तो रिडक्शन जो है वो ऑक्साइड से ही करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से करना क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, बाकी से भी कर से किया जा सकता है, बट लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा भाग जाएगा और काम वही होगा, तो फिर वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। ठीक, इतना ही। रिडक्शन ऑफ ओर करते हैं यहाँ पे, पहला हम लोग का फोर्थ मेथड है ये, फोर्थ ही है ना। हाँ, रिडक्शन ऑफ ओर। देखो रिडक्शन ऑफ तुम लोग का बुक में पता नहीं कैसे दिया हुआ है, हम देखो कैसे बता रहे हैं वैसे देखना, जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे उसके हिसाब से देखना। ठीक है, क्या था बताओ एक बार। कटरीना कार मांगे, ऑल्टो फरारी, फिर भी है, क्यों मिली, सिल्वर पिंटो। आप ही बताए थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं सिल्वर ऑडी पुरानी बोला ना, ठीक है पुरानी लिख देते हैं। चलो बताओ, कटरीना मतलब KNaCaMgAl जिंक पीटी तुम पहले क्यों बोल दिए? अच्छा एजी में कंफ्यूज, पीटी बोलो, हटाओ। सुनो, ये सब कोई रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब सबका ऑक्साइड बन गया। ये लोग अगर ऑक्साइड बना रहा है, ये लोग के से लेके मान के चलो एल्यूमिनियम तक, ये लोग हाईली रिएक्टिव है, ये लोग है हाईली रिएक्टिव। तो ये लोग खतरनाक तरीकों से भूखा था किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और वो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, खतरनाक वाला बॉन्ड होगा, और उस ऑक्साइड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये नॉर्मल रिडक्शन होता नहीं, लोग से कर नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक कॉस्ट आएगा। कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। तो इन लोगों का रिडक्शन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हो, या तो दूसरा नाम इसी का क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग डायरेक्टली। ये क्या था, ये समझ में आ गया। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ज़्यादा ही रिएक्टिव होने के वजह से ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाता है, नहीं ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है लोग यहाँ तक। तो अच्छा बॉन्ड बनाने की वजह से बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मली कोई कैटलिस्ट डाल के या फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल के काम नहीं हो पाता, हटता नहीं है वो बॉन्ड। तो इसलिए क्या चाहिए, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए, सप्लाई देना पड़ता है अलग से, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, और इसी को प्रोसेस करना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इसके आगे एक जिंक है, बस जिंक सुनना अभी पहले।
जिंक अगर ZnO बना रहा है तो उसका अगर हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन, तो हम लोग जनरली किससे कराते हैं? तो हाँ, कार्बन के साथ बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कोक ले लेते हैं, सिर्फ कार्बन। कोक मतलब ही कार्बन होता है। कोक मतलब एक तरह का कोयला ही होता है, लो एस कंटेंट रहता है उसमें, ऐसा कोयला जिसमें एस कंटेंट। तो ये कार्बन क्या करेगा इसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा या CO2 बना सकता है, और साथ में क्या बना देगा यहाँ पे? जिंक। हो गया एक्सट्रैक्शन, रिडक्शन हो गया। ऑक्साइड था, रिडक्शन करने के लिए मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करने के लिए क्या कर दिए? कोक के साथ रिएक्ट करवा दिए। ये बात समझ में आया? तो ये काम खाली रिडक्शन, जिंक सिर्फ और सिर्फ कोक के साथ ही रिडक्शन हो पाता है और किसी के साथ नहीं, क्योंकि कोक जो है ये हाई रिड्यूसिंग एजेंट है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को रिडक्शन करवाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल करवाता है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा FePb और तुम्हारा Cu, एक ही कैटेगरी में आता है। FePb और Cu। H को क्यों नहीं ले रहे? तो पानी बना देगा, उससे मेटल क्या ही निकालोगे, उसका रिडक्शन करके फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो इलो का जो भी बनता है, जैसे Fe2O3 बना हो सकता है PbO बना, हो सकता है FeO बना, हो सकता है CuO बना, ये सब चीज़, ठीक है। ये सब चीज़ अगर तुमको रिडक्शन कराना है तो बहुत सारा चीज़ों से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग लेस रिएक्टिव है। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो भी रखा है तो उसका बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है। तो किसी के साथ भी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो, काम चल जाएगा। क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग जनरली लगाते हैं या तो कोक, सिंपल कार्बन, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, या तो तुम्हारा और क्या लगा सकते हैं? CO2 भी हो जाता है काम। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा ये ज़्यादा है, CO मत लो इसको। हाँ H, हाँ हाइड्रोजन ले सकते हैं, बहुत बढ़िया, H2 हाइड्रोजन गैस से पास करवा सकते हैं। और हाँ नहीं, तीनों के लिए, FePb और Cu के लिए। FePb को भी करता है ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट। S लगा के SO2 नहीं, Na एक ले सकते हो तुम, NH3 ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट अगर दोगे तो Fe आ जाएगा, बच जाएगा सिर्फ, या फिर Pb बच जाएगा सिर्फ, या तो Cu बच जाएगा सिर्फ, और साथ में क्या बना लेगा? जो भी यहाँ पे है एक्स्ट्रा वो बना लेगा। हाँ ठीक है, तो उसके लिए नहीं लेंगे, हम बोल रहे हैं कि ये सब रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। और में ये 3, ठीक है। हाँ ऐसा कर लो, रुक जाओ, Pb और ये है ना, कहाँ गया? Fe और Pb, ये इसमें बस हाइड्रोजन नहीं होगा, Fe और Pb में, इसमें हाइड्रोजन नहीं हो सकता, बाकी तीनों होगा, Ca और CO होगा, ये और ये होगा, ठीक है। थोड़ा लिख देते हैं, रुक जाओ, अच्छे से लिख लो, इतना लिख लो पहले आराम से। Mg और क्या था? क्रोमियम। अच्छा हो सकता है, साथ में कुछ और निकलेगा, उस डिपेंड करता है क्या लिए हो। अगर मान लो CCO लिए हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हाइड्रोजन लिए हो तो कुछ भी और है, हाइड्रोजन गैस हो। सुनो इधर, जैसे अगर हम लोग FeO लेते हैं, चुप रहो अभी, इधर देखो, FeO अगर लेते हैं, इसको अगर कार्बन के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाएगा बताओ? एक तो Fe बना देगा और साथ में क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, CO बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर FeO को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं CO2 के साथ, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO के साथ, तो क्या बनेगा? Fe बनेगा और CO2 रिलीज करेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? Fe2O3 के साथ कराएगा, Fe2O3 प्लस C ना, ये तो बनेगा तुम्हारा Fe ही, और साथ में ये बना देगा CO2, और तुम बैलेंस कर लो। अब बाकी कुछ एक नहीं है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करना है, बनेगा वही चीज़, आयरन अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, स्टेबल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, हाईली अनस्टेबल होता है, वही हम लोग का जान लेता है। बेहोश तुम बचपन में माइंड चला गया था इसीलिए।
सॉरी सॉरी, अरे तुम दिमाग नहीं है, तुम समझा नहीं। सुनो मेरा बात सुनो, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फिर कर लेंगे। Ag और Ag को नॉर्मली अगर इसका अगर ऑक्साइड्स है, इसका अगर ऑक्साइड्स है तो अगर सिर्फ जो इतना ये वीक बॉन्ड रहता है कि सिर्फ अगर हीट कर दोगे ना, सिर्फ नॉर्मल हीट कर दो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं चाहिए। अगर सिल्वर को, जैसे मान लो सिल्वर का रिंग है ब्लैकिश हो चुका है, थोड़ा सा उसको पकड़ो एक चिमटा से और आग में घुसा थोड़ा देर के लिए, गर्म हो जाएगा, फिर पॉलिश कर दो, वो साफ़ हो जाएगा। बात समझ में आया? खाली हीट करने से ही ये लोग क्या दे देता है, ऑक्साइड हटा देता है, रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन उसका जो होता है वो निकल देता है। बात समझ में आया? तो ये प्रोसेस हिसाब से याद रखना कि हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस, उससे जो मॉडरेट होता है, मॉडरेट में जो जिंक होता है, जिंक के लिए कोक चाहिए होता है, मतलब सिर्फ कार्बन। उसके बाद तुम्हारा Fe मतलब आयरन और लेड और कॉपर, इसके लिए कोक कार्बन यूज़ कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज़ कर सकते हैं, या फिर NH3 अमोनिया यूज़ कर सकते हैं। Ag और Ag के लिए मतलब मरकरी के लिए और सिल्वर के लिए डायरेक्ट हीटिंग ही काफ़ी है रिडक्शन करने के लिए। उसके आगे जो गोल्ड है और प्लैटिनम है रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अगर किसी के पास गोल्ड का चेन होगा या फिर कुछ भी होगा, वो लोग ग्लिटर करते रहता है ज़िंदगी भर, 22 का चमकते रहता है। लिख लो इस पूरे, वो है क्या, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक तरह का इलेक्ट्रोलिसिस ही है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के मदद से किसी चीज़ को तोड़ना, लिसिस का मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। इसके मदद से हम लोग कैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं या फिर रिफाइन करते हैं वो देखना। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि एक हम लोग बीकर लेते हैं, उस बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, हाँ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जनरली, जो कि किस में ब्रेक हो, आयंस में ब्रेक हो, डिसोसिएट हो जाए आयंस में, कैटायंस में और कैटायन में और एनायन में। इसमें दो हम लोग जो रॉड होता है वो डिप करते हैं, दो गो रॉड डिप करते हैं, हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोलिसिस बता रहे हैं, इन जनरल बता रहे हैं, हम लोग लगातार बोल रहे हैं। दो स्ट्रिप हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे, एक को करंट कर देंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे उसका नाम क्या होता है, नहीं गलत बोल रहे हो, एनोड। जो पॉजिटिव के साथ करते हैं उसको बोलते हैं एनोड, ऐसा उल्टा लगेगा, ठीक है। एनायन का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, और एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव के साथ जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड, ठीक है। एनोड में जनरली क्या होता है याद रखना, एनोड में जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब पता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैथोड में जनरली क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड में कौन सा चार्ज से जोड़ा जाता है इसको, पॉजिटिव से, और कैथोड में नेगेटिव से। ये सब बेसिक से याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और क्या जानना था, और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या होता है जैसे ही अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि ये जो भी कनेक्शन होता है ना, ये AC करंट से नहीं होगा, हमेशा DC से होगा। ये हमेशा DC से कंटिन्यूस होगा, डायरेक्ट करंट से होगा। AC से होगा तो ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा और प्यूरिफिकेशन रुक जाएगा, मतलब रुक रुक के होगा या फिर बहुत अजीब सा हो जाएगा। डायरेक्ट करंट में क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई मिलेगा और एक ही यूनिडायरेक्शनल होगा, और इसमें हमको यूनिडायरेक्शनल चाहिए, एक ही डायरेक्शन में लूप चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होना चाहिए एक डायरेक्शन में होना चाहिए। अब क्या क्या लेते हैं बताओ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कॉपर का। किसका लेते थे, कॉपर सल्फेट, CuSO4 का हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो जिसका प्यूरिफिकेशन करते हैं उसी का सॉल्ट को कहाँ रखते हैं, पानी में नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में बोलो, इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ करते हैं। साथ में इसके साथ क्या ले लेते हैं, कोई एक एसिड ले लेते हैं। इसका रीज़न बताओ, एक एसिड क्यों लेते हैं साथ में, हाँ फास्ट आयोनाइजेशन होने के लिए। आयोनाइजेशन ये भी करेगा बट ये उतना अच्छा से आयोनाइज नहीं कर पाएगा, तो मोबिलिटी में थोड़ा सा कमी आएगा, मतलब मूवमेंट में थोड़ा सा कमी आ सकता है। तो उसका आयोनाइजेशन मतलब ये मूवमेंट को अच्छे से बढ़ाने के लिए एक अच्छा मतलब कंपाउंड लेते हैं जो अच्छा डिसोसिएट कर जाए, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाए अच्छे से और आयंस का संख्या को बढ़ा दे। तो वो कौन कर पाएगा, कोई एक अच्छा एसिड कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये कैसे ब्रेक होगा ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट में, एट इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एट इलेक्ट्रोलाइट पहले ब्रेक कैसे होगा वो बताओ। तो CuSO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में, और H2SO4 कैसा हो जाएगा,
H प्लस और SO4 2 माइनस। अगर तुम लोगों को पता होगा तो यहाँ पे क्या लगता है 2H प्लस होता है, याद है, क्योंकि H प्लस होता है एक बार HSO4 माइनस होता था, और HSO4 माइनस फर्दर H प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक होता था, तो 2 को H प्लस निकलता था और एक 2 प्लस है, यहाँ 2H प्लस हो जाएगा। अच्छा ये बताओ अभी कि जैसे कॉपर सल्फेट यहाँ पे करना है CuSO4, कॉपर का हम लोग कर रहे हैं रिफाइनिंग, कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर का, सॉल्ट लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, साथ में ले लिए एसिड। एनोड में क्या रखेंगे और कैथोड में क्या रखेंगे? हाँ एनोड में हमेशा रखते हैं हम लोग क्या, थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल, इसमें रखते हैं इम्प्योर कॉपर, ठीक है। ये जनरली कैसा स्ट्रिप होता है, थिकर। और कैथोड में क्या रखते थे हम लोग, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। प्योर कॉपर रखते थे, एकदम प्योर कॉपर, और इसीलिए कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करते थे, थिन स्ट्रिप लेते थे। तो इसलिए कैथोड को हम लोग हल्का सा क्या बना देंगे, थिक बना देंगे, ऐसा हल्का सा, ऐसा पतला सा एक, हाँ सॉरी थिन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, कॉपर है Cu, ठीक। रिएक्शन क्या होगा बताना, यहाँ पे बहुत सारा Cu2 प्लस आयंस है, SO4 माइनस 2 माइनस है, H प्लस है, SO4 2 माइनस है, इस तरह से बहुत सारा आयंस है यहाँ पे, ठीक है। सुनना अभी, ये वाला जो कॉपर है, ये जो कॉपर है ये यहाँ पे आएगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा 2 प्लस बन के। 2 प्लस कैसे बनता है, कोई भी चीज़ प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, दान किया जाता है, किसी को दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये छोड़ देगा, और जो Cu2 प्लस जैसे ही बन जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है ये नीचे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और यही घूम के वापस इसमें आएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस रास्ते से आके यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? जो कॉपर है वो कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो एनोड से होते हुए, बैटरी से होते हुए कहाँ आएगा, कैथोड में आ जाएगा, और यहाँ पे जो Cu2 प्लस आयन बन जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। ये बात पहला बात समझ में आया। तो ये कहाँ पे हुआ, ये रिएक्शन ये कहाँ पे हुआ, एनोड में हुआ ना, तो हम लोग लिखेंगे एट एनोड। ये पहले सारा चीज़ लिख लो, तो बेसिक चीज़, फिर लिखते हैं रिएक्शंस। तो एट एनोड क्या हुआ बताएगा, एट एनोड, एट एनोड में क्या हुआ, तो जो कॉपर था Cu2 प्लस निकल के कैथोड पे कॉपर जो था वो क्या बना, Cu2 प्लस बना, कैसे बना, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देके, यही हुआ ना। उसके बाद ये Cu2 प्लस जैसे ही यहाँ पे आ गया इस जगह पे, वो अब यहाँ पे क्या देख रहा है कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 प्लस है, 2 प्लस, और ये वाला नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, दिख रहा है। तो ये किससे अट्रैक्टेड होगा, नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्टेड हो जाएगा, और Cu2 प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास, और उसको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है, मतलब एट कैथोड क्या होने लगेगा, एट कैथोड जमा होने लगेगा। Cu2 प्लस जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और साथ में क्या बना देगा, Cu बना देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था, वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो फिर से क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया, ठीक है। और ये जो कॉपर है ये क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा, किस में डिपॉजिट होगा, CuSO4 में, कैथोड में, बोलो कैथोड में, जहाँ पे क्या पहले से रखा हुआ था, प्योर कॉपर। तो प्योर कॉपर यहाँ से भी आके गैंग से अलग होके प्योर कॉपर कहाँ पे आ गया, कैथोड में, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, सारा बता रहे। तो एट एनोड समझ में आ गया, एट कैथोड समझ में आ गया, एट कैथोड में जैसे उसका हाँ जस्ट उल्टा हो रहा है। उसके बाद आता है तुम्हारा एट इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, एट इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो गैंग पार्टिकल्स है, मतलब इम्प्यूरिटीज़ है, वो इम्प्यूरिटीज़ कहाँ से निकल रहा है, एनोड से निकल रहा है। 2 तरह का इम्प्यूरिटीज़ निकलेगा, 2 तरह का इम्प्यूरिटीज़। पहला इम्प्यूरिटी रहेगा जो सोल्यूबल इम्प्यूरिटी रहेगा, सोल्यूबल इम्प्यूरिटी, वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी इसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और पानी गंदा सा हो जाएगा, कुछ भी मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट था वो गंदा टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरी सोल्यूबल हो जाएगा विथ इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूबल विथ इलेक्ट्रोलाइट। और जो दूसरा तरह का है कैटेगरी, वो है इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़, इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़। ये इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ कैसे बन के आ जाएगा एक तरफ, तो एनोड मड बन जाता है ये, हाँ। तो ये एनोड के तरफ
टूवर्ड्स एनोड की तरफ आ जाएगा। उसका कोई काम नहीं होगा। नहीं, उसका कोई काम नहीं है, टूवर्ड्स एनोड, टूवर्ड्स एनोड में आ जाएगा, इसी को एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? हाँ, उसको फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मिला हमको ये 99.99% प्योर कॉपर है। 100% अभी भी नहीं रहता, कभी भी मिलेगा नहीं वो ऐसा। तो ठीक है, शुरू से एक बार जल्दी सम अप करो, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखना है तो एक बार फास्ट, जल्दी जल्दी ध्यान से सुनना, दिशा सुनना। हाँ, तो तुम लोगों का टाइम हो गया, हमको पता है। मिनरल्स क्या होता था, जो माइंस से मिलता था, जो मिनरल्स से अगर मेटल निकाल रहे, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो सस्ता पड़ रहा है, उससे ज़्यादा अमाउंट में मेटल्स का परसेंटेज है, उसको हम लोग ओर बोलते हैं। ठीक है, ओर से हम लोग मेटल को निकालने का प्रोसेस को ही पूरा एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन में टोटल कितना प्रोसेस होता है? 5। जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राइंडिंग ऑफ मेटल ओर्स। ग्राइंडिंग है, उसका एक और नाम क्या है? क्रशिंग। उसमें क्या करते हैं, यूनिफॉर्म साइज़ का बना देते हैं सारा का सारा ओर्स। दूसरा मेथड है हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम लोग गैंग पार्टिकल्स जितना भी है, धूल मिट्टी प्लास्टिक वगैरह रॉक्स वगैरह सबको हटाते हैं कंसंट्रेशन वाले प्रोसेस में। कंसंट्रेशन वाले प्रोसेस में पहला मेथड क्या था हम लोग का? मैग्नेटिक सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक सेपरेशन, जिसमें हम लोग किसका मदद प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे थे? डेंसिटी वेरिएशन का, जिसमें डेंसिटी का वेरिएशन होता था। दूसरा मेथड था हम लोग का मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे, जिसमें हम लोग कन्वेयर बेल्ट चला रहे होते थे। तीसरा मेथड था हम लोगों के पास फ्लोटेशन मेथड, जिसमें हम लोग हाँ, पोलर नॉन पोलर को यूज़ करते थे। मतलब एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता था, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब एक पानी से अलग होता था झाग बन के, फ्रॉथ बन के, और दूसरा पार्ट पानी में रह जाता था। उसके बाद उसको कंडेंसेशन करके वगैरह हटा देते थे। लास्ट मेथड था लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस जनरली केमिकल प्रोसेस होता है, और केमिकल प्रोसेस जनरली बॉक्साइड ओर के लिए यूज़ किया जाता था, जिसमें हम लोग बॉक्साइड ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से पास कर रहे थे, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा था NaLOH4। उसके बाद उसको पास करवा रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो Al2O3 जो प्योर ओर है, ठीक है, विदाउट गैंग, वो निकल रहा था PPT बन के, जिसको हम लोग फर्दर अलग फिल्ट्रेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऐसा खत्म हो गया 4 मेथड से। तो तीसरा था हम लोग का क्या? कन्वर्सन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड्स। कैसे कर रहे थे? या तो रोस्टिंग से कर रहे थे या तो कैल्सिनेशन से कर रहे थे। रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड और लोगों के लिए, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के सहारे करते थे, जैसे कि जिंक सल्फाइड में करते होंगे। और एक कैल्सिनेशन होता था, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बोनेट्स में करते थे CaCO3 जैसा। उसके बाद आते थे हम लोग फिर से वापस किस में? रिडक्शन में, जो हाईली रिएक्टिव होता था Al तक, एल्युमिनियम तक, सोडियम से लेकर एल्युमिनियम तक, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से करते थे। उसके बाद जिंक आता था, जिंक को हम लोग किससे कर रहे होते थे? कोक से कर रहे होते थे रिडक्शन। जिंक के बाद आ रहा था जो 3 क्या क्या? Pb, Fe और कॉपर। ये तीनों को हम लोग कर रहे थे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन, जैसे किससे कार्बन से, कार्बन मोनोक्साइड से, अमोनिया से, और एक किससे? हाइड्रोजन से कर रहे थे। उसके बाद जो लास्ट का 2 को बच रहा था तुम्हारा Hg मतलब मरकरी, और तुम्हारा क्या? Ag मतलब सिल्वर। इन दोनों को हम लोग नॉर्मली हीट कर दे रहे थे, तो भी रिडक्शन हो जा रहा था। उसके आगे जो गोल्ड है और प्लैटिनम है, ऑक्साइड उसका बनता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए थे किसमें? ये हो गया तुम्हारा 4th प्रोसेस। नंबर 5 है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसमें हम लोग एनोड ले रहे थे, कैथोड ले रहे थे, डिप कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट में। कैथोड में हम लोग प्योर मेटल ले रहे थे, एनोड में ले रहे थे इम्प्योर मेटल। उसके बाद Cu2+ से एक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cu2+ बन के एनोड में जा रहा था। प्योर कॉपर जम जा रहा था थिन स्ट्रिप मतलब कैथोड में, और एनोड से धीरे धीरे गैंग अलग हो जा रहा था, और कॉपर जो प्योर कॉपर है एनोड कैथोड में चला जा रहा था। ठीक है, जो इम्प्योर जो सोल्यूबल है वो घुल जा रहा था, जो इनसोल्यूबल एनोड मड बन के रह जा रहा था। इसमें हमको क्या 99.9% प्योर कॉपर मिल जा रहा था। ठीक है, दैट्स इट, खत्म।